बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वॉइस डायरी में तमाम मेहमानों को खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक और नाकाबिल यकीन कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। रिजवी साहब, ये क्या है? मैंने रिजवी साहब के सामने जाकर रुखाई से बोला तो रिजवी साहब ने एकदम अपना मोबाइल मेज पर रखा और मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ अली बेटा, खैरियत तो है? उनके होंठों पर शफीक मुस्कुराहट आ गई थी। मुझसे बेहतर कौन जानता था उनकी शातराना मुस्कुराहट को। ढकोसला थी उनकी शफकत। पिछले माह मैंने आपको मना किया था और साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मेरे शोज़ का टाइम 8 से 10 कर दें। 10 से 12 मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं मैं इतनी दूर से आता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा लगता है मुझे घर पहुँचते हुए। आपने फिर मुझे 10 से 12 शोज़ दे दिए हैं। क्या करें अली बेटा, तुम हमारे सुपरस्टार हो। लोग तुम्हें 10 से 12 सुनना चाहते हैं। तुम हमारे चैनल के सबसे बेस्ट हो। लोगों की पसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। रिजवी साहब ने निहायत नरमी और प्यार से मुझे लोगों की पसंद पर लेक्चर दे दिया था। रिजवी साहब, मैं जिस वक्त भी आऊँगा लोग सुनेंगे। इस माह तो चलो ठीक है, मगर अगले माह अगर ऐसा किया आपने तो अभी से मेरी माजरत कबूल कर लें, क्योंकि मैं किसी और स्टेशन पर चला जाऊँगा। वैसे भी बहुत अच्छी ऑफर्स हो रही हैं मुझे। मैं बहुत कुछ कह आया था और उनके कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से उनकी आवाज़ आई, अरे अली चाय तो पी लो। मगर मैं अनसुनी करता बाहर निकल आया था। उस बूढ़े गंजे पर तो मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो 2 मिनट में रेडियो स्टेशन से धक्के देकर निकलवा देता, मगर बेबस था। वो सीनियर प्रोड्यूसर था। अगर मेरे हज़ारों चाहने वाले थे तो उसके भी आगे पीछे उसके चमचों की फौज थी। दिल में रिजवी साहब को बुरा भला कहता हुआ मैं तूफानी रफ्तार से बाइक चला रहा था कि अचानक रुकना पड़ा। वजह थी सामने एकदम हाथ लहराने वाली एक हसीना, जो कि बाइक रोकते रोकते अब थोड़ी पीछे रह गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज तेज कदम उठाती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मुझे हैरत हुई, रात के इस पहर तो यहाँ कोई मर्द नजर नहीं आता। फिर आज ये लड़की क्या बल्कि वो तो परी थी। गोल्डन फ्राक जो ज़मीन को छू रही थी, गोल्डन से बाल जो हवाई सरकशी से उड़ उड़ कर उसके गालों पर आ रहे थे। वो हाथ से उन्हें पीछे हटा रही थी और दुपट्टा संभालते हुए मेरी तरफ आ रही थी। जब तक वो मेरे पास पहुंची मैं अच्छी तरह से उसका जायज़ा ले चुका था। जी फरमाइए। करीब आते ही मैंने कहा, वो मैं। आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हैं प्लीज़, इसी रोड पर जिधर आप जा रहे हैं। मैं जो उसके हुस्न का मोतरफ हो चुका था, उसकी आवाज़ सुनकर मबहूत हो गया। कहाँ सुनी थी किसी लड़की की इतनी खूबसूरत मुतरन्नम आवाज़। दिल चाहता वो घंटों बोले और मैं सुनता रहूं। आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैंने सवाल पूछा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं वहाँ NGO में काम करती हूँ। उसने उंगली से मुझे बताया तो मैंने गर्दन पीछे मुड़कर देखा। सड़क से थोड़े फासले पर एक बिल्डिंग थी। हम लोग ख़वातीन के हकूक़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। इसी सिलसिले में आज काम बहुत ज़्यादा था और मैं लेट हो गई हूँ, वरना तो मैं शाम में ही अपने घर चली जाती थी। काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मगर ना तो कोई रिक्शा नज़र आया और ना वैगन। आप नज़र आए हैं। उसने बात मुकम्मल की और मुझ पर नज़रें मरकूज़ करके खामोश हो गई और मेरे जवाब की मुंतज़र थी। पहली बात तो ये कि यहाँ रात क्या बल्कि दिन के वक्त भी कोई सवारी मुश्किल से नज़र आती है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान फैली।
बहुत पता है आपको इन रास्तों का? जी हाँ, बहुत खाक छानी है इन रास्तों की मैंने। सुबह और फिर रात को भी इसी रास्ते ही जाता हूँ। बहुत से लोगों ने मना किया, मगर क्या करूँ, यहाँ से घर पौने घंटे में पहुँच जाता हूँ। अगर दूसरे रास्ते से जाऊँ तो 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। और मेरा ख्याल है अब चलें, आपको भी देर हो रही होगी। वो मेरी बात सुनते ही शुक्रिया कहती मेरी बाइक पर बैठ गई थी और सिर्फ 15 मिनट बाद ही इसकी दिलनशीन आवाज़ मेरे कानों से टकराई। बस यहाँ रोक दें। मैंने फ़ौरन बाइक रोकी और हैरत से इर्द गिर्द और फिर उसे देखा जो उतरकर मेरे पास खड़ी थी। यहाँ इस वीराने में? वीराना तो इधर है जनाब, इधर देखें। वो पीपल के जो इतने सारे दरख्त थे उनके पीछे तो पूरा जहान आबाद है। उसने शौक लहजे में उंगली से इशारा करके मुझे पीपल के पेड़ दिखाए। आपके शहरी इलाके से भी ज़्यादा रौनक होती है हमारे इस छोटे से इलाके में। उसकी नीली आंखों में चमक थी। मैं तो देखता रह गया। वो शुक्रिया बोलती हुई पीपल के पेड़ों की तरफ चलते चलते अंधेरे में गुम हो गई। तो मुझे एहसास हुआ, अली के बच्चे, घर भी जाना है। मैंने बाइक को घर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और मैं 10 मिनट में अपने घर पहुंच गया। पहले तो घर पहुंचते ही सो जाता था। आज तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार खूबसूरत चेहरा आंखों में समा जाता था। एक ज़बरदस्त नज़म मैंने नीली आंखों पर लिख डाली। तब भी दिल भरा नहीं था। अगले दिन शो 5 मिनट पहले ख़त्म करके मैं घर की तरफ भागा। दिल में हज़ार दुआएं मांगता। मैं महवे सफ़र था कि वो मुझे मिल जाए और मेरी दुआएं कबूल हुई। फ्रॉक पहने वो परी चेहरा इसी जगह खड़ी थी जिस जगह कल खड़ी थी। मैं उसके करीब पहुंचकर रुक गया। वो खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजा कर मेरे पीछे बैठ गई। आज इतनी देर क्यों लगा दी? नमाज पढ़ के आए हैं क्या? उसने पूछा। मैं सिर्फ रमज़ान में ही नमाज पढ़ता हूँ। रेडियो का बंदा हूँ। शो होता है 10 से 12 और आज तो मैं 5 मिनट पहले ही ख़त्म करके आ गया। मैं अपने जवाब के बाद मुंतज़र रहा कि वो कुछ और पूछे, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी और पीपल के पेड़ भी आ गए थे। वो उतरी और चुपचाप पीपल के पेड़ों की तरफ चल दी। ना शुक्रिया, ना कोई मुस्कुराहट। मेरा दिल बेचैन सा हो गया। घर पहुंचकर भी बेचैनी रही। अगले दिन वो फिर खड़ी थी। मैंने मामूल की तरह बाइक उसके पास रोकी तो वो भी मामूल की तरह आकर बैठ गई। बाइक से उतरने के बाद वो खूबसूरत और शौक अंदाज में बोली, अगर आज आप थोड़ा जल्दी आते तो मैंने सोचा था कि आपको अपने घर वालों से मिलवाती, मगर आज आपने तो इतनी देर कर दी। एक नाज से वो मुझसे मुखातब थी और मुझे लगा मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। क्या करूँ, 12 बजने से 5 मिनट पहले फारिग होता हूँ। पता नहीं, मुझे तो लगता है आप नमाज पढ़ते हैं। उसने इसी नाजो अंदाज से मुझे देखा तो एक कहका मेरे होंठों से बरामद हुआ, मैं इतना नेक लगता हूँ? खूबसूरत नीली आंखों में डूबते हुए बोला, जी हाँ लगते हैं। उसने नज़रें झुका कर जवाब दिया और पीपल के पेड़ों में गुम होती चली गई। 15 मिनट का वो सफ़र रोज़ का मामूल बन गया था। उसका नाम एनी था और वो मेरे दिल का नूर बन गई थी। मैंने माँ जी से उसके लिए बात की तो उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। फ़ौरन मान गई और उसके घर जाने को भी तैयार हो गई, बल्कि इसरार करने लगी। मैंने इसको बताया तो शर्मीली सी मुस्कान उसके होंठों पर नमूदार हुई और चेहरा खुशी से तमतमा उठा। उसका एक ही इसरार था कि मैं थोड़ा जल्दी आऊं ताकि उसके साथ उसके घर जाऊं और उसके वालिदैन से मिल सकूं। मैंने उससे कहा कि तुम वक्त बताओ, जब मुझे कहोगी मैं आ जाऊंगा। रेडियो स्टेशन नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, तुम 8 बजे पहुंच जाना, मैं भी जल्दी आऊंगी, फिर घर चलेंगे।
दूसरे दिन हस्बे वादा मैं 8 बजे से 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच गया। थोड़ी दूर मौजूद इमारत की तरफ से वो आती दिखाई दी। अजान की आवाज़ कानों में रस घोलने लगी और साथ ही उसके कदमों की रफ्तार धीमी हो गई, या शायद वो रुक गई थी। थोड़ी देर तक वो मुझ तक पहुंची। इतनी देर लगा दी। उसके आते ही शिकवा मेरे लबों पर आया, वो अजान। उसकी बात अधूरी रह गई। मैं फौरन बोला, अजान सुनते हुए इंसान तेज तेज भी तो चल सकता है ना। मैंने शौक अंदाज से उस हुस्ने मुजस्सम को देखा। तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता। जवाबन वो भी शोखी में बोली। वो बाइक पर बैठ चुकी थी। मैंने थोड़ी देर तक देखा। जब वो कुछ ना बोली तो मैंने तंग आकर खुद ही बात का आगाज किया। क्या बात है, आज आप बात क्यों नहीं कर रही? वो तुम्हें बताना था कि आज अब्बू घर पर नहीं है, इसीलिए तुम्हें घर नहीं ले जा सकती। उसकी मध्यम आवाज मेरे कानों से टकराई तो मेरे दिल में जलते दिए एकदम बुझ गए। 1 हफ्ता हो गया है और तुम मुझे घर नहीं लेकर जाती। घर देखूंगा तो माँ जी को बुलाऊंगा ना। एक तो अब उनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि रोज मुझसे तुम्हारा पूछती है। मेरी आवाज में तलखी सी आ गई थी, जिसका मुझे एहसास हुआ तो मैं फौरन चौंक गया। इस पर अब मैं गुस्सा कैसे कर सकता था? अगर वो नाराज हो जाती तो मैं तो पागल ही हो जाता। नाराज ना हो, 1-2 दिन में ले जाऊंगी। उसकी मध्यम सी आवाज सुनाई दी तो दिल में उम्मीदों के 1000 चिराग जल उठे। बाइक रोककर मेरी नजरें नीचे सड़क पर थी। ठीक है, मैंने कदरे खुशगवार अंदाज में उसकी तरफ सर उठाकर देखा। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ पलटी और मैं हैरान हो गया उसके पाँव देखकर। उसका चेहरा पीपल के पेड़ों की तरफ था। क्या हुआ? उसने मेरे हैरान और परेशान चेहरे को देखकर पूछा। कुछ देर तो मुझसे बोला ही नहीं गया। फिर दिल में ख्याल आया, मेरा वहम है। अगर एनी को पता चला तो कितना बुरा लगेगा उसे। मेरे चेहरे पर खुद ही नरमी छा गई और मैंने मोहब्बत से उसे देखा। अब अपने अब्बू से मिलवा दो प्लीज़, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे लफ्ज़ों में प्यार ही प्यार था। अच्छा जी। उसने लंबी सांस ली और पीपल के पेड़ों की तरफ चल पड़ी। तेज़ हवा ज़मीन से टकराई, उसकी फराक थोड़ा सा उड़ी तो मैं सकते में रह गया। उसके पाँव मेरी तरफ थे, यानी पैरों के हिसाब से तो एनी को मेरी तरफ आना चाहिए था, मगर वो मुखालिफ समत यानी पीपल के पेड़ों की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा वो जा चुकी थी। दिल में अजीबो गरीब से वसवसे आ रहे थे। घर पहुंचकर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जितना सोचता उतना उलझ जाता। मेरी एनी इंसान है। एनी के बारे में कुछ गलत मैंने सोचा भी कैसे। अगले दिन हस्बे मामूल मैं 12 बजे वहाँ पहुँचा, मगर एनी वहाँ नहीं थी। मैं बार बार उस बुलंदो बाला इमारत को देखता रहा। 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर भी दिल में बार बार ख्याल आता रहा कि उस बिल्डिंग में जाकर देख लेता हूँ, हो सकता है लेट हो गई हो। अगली रात भी मैं इसी मोड़ पर खड़ा था, मगर एनी वहाँ नहीं आई। दिल ने कहा कि इस बिल्डिंग में जाकर देखूं। फिर सोचा मेरे वहाँ जाने से कोई उसके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है। उसके इलाके में जाऊंगा और उसके वालिद साहब के बारे में पूछूंगा। उनका पता चल जाएगा तो वो खुद अपने आप मिल जाएगी। वो जो उसने अपने वालिद का नाम इकराम बताया था, यही सोच घर जाकर भी मेरे जहन में सवार रही। अगले दिन अतवार का दिन था। सुबह तकरीबन 11 बजे मैं अपना सबसे महंगा सूट पहनकर उसके इलाके की तरफ रवाना हुआ। बाइक को सड़क पर एक तरफ खड़ा किया और पीपल के पेड़ों की तरफ बढ़ता चला गया। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। घने पीपल के पेड़ों को पार करके दूसरी तरफ गया तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया।
वहाँ तो कोई बस्ती ना थी, बल्कि एक वसीओ अरीज कब्रिस्तान था। काफ़ी देर तक मैं कब्रों को घूरकर यकीन करता रहा कि सच में मेरी आंखें जो देख रही हैं वो हकीकत है क्या। मैं तो मरे मरे कदम उठाता वापस बाइक पर आकर बैठ गया। नज़रें पीपल के पेड़ में उलझी पड़ी थी। चंद मिनट बाद मेरी पुश्त की जानिब से आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा? मैंने आवाज़ की सिमत देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे। सर पर सफ़ेद अमामा, हाथ में तस्बीह थी। कुछ नहीं बाबा जी, एक दोस्त रोज़ यहाँ उतरता था। मैं इससे मिलने आया तो समझ नहीं पाया, असल में वो इन पीपल के पेड़ों की तरफ ही जाता था। आज मैं यहाँ उससे मिलने आया तो इधर कब्रिस्तान है। क्या कब्रिस्तान से आगे कोई बस्ती है बाबा जी? मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उन बुजुर्ग को देखा। दोस्त था या थी? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं गड़बड़ा गया। नज़र मेरी नीचे थी। कब मिलता था दोस्त? ऐसी बात जो रोज़ करता हो? इस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बात थी जो एनी रोज़ बोलती थी। एक बात थी जो एनी रोज़ बोलती थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम लेट हो जाते हो, नमाज पढ़ के आते हो क्या? बेसाख्ता अल्फाज मेरे होंठों से निकले और बुजुर्ग के होंठों पर मानी खेज सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर दूसरे ही पल गायब हो गई। नमाज पढ़ते हो? नहीं, मैंने एक लफ्ज़ में उनके सवाल का जवाब दे दिया। फिर आने से पहले क्या करते हो? कुछ ऐसा जो रोज़ का मामूल हो। रोज़ मैं ऐसा क्या करता हूँ? मेरी आदत है जब भी बाइक चलाना होती है मैं वज़ू करता हूँ। बाइक पर बैठते हुए चारों कुल 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करता हूँ, फिर सफ़र की दुआ पढ़कर बाइक चलाता हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बस यही वो तेज़ बहदफ अमल है जिसने तुम्हें बचा लिया। शुक्र करो अल्लाह ताला का और घर जाओ, इस बात को भूल जाओ और कोशिश करना कि रात के वक्त अब इस रास्ते से ना आया करो। बुजुर्ग बात पूरी करके चल पड़े और मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। घर पहुंचा तो सामने ही मेरा दोस्त वसीम बैठा था। वसीम मेरे ऑफिस में काम भी करता था। मैंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे के तासुरात को खुशगवार बनाया। जी जनाब, कुछ दिनों से तुम मुझे उलझे उलझे से लग रहे थे। आज आंटी ने फ़ोन किया। क्या ऑफिस में कोई मसला है? 2 दिन से उनका लाडला बहुत परेशान है, इसलिए दौड़ा दौड़ा आ गया हूँ। वसीम मुझ पर नज़रें जमाए खुशगवार अंदाज में अपने आने का मुद्दा बयान करने लगा और मैं इस कदर उलझा हुआ था कि मुझे एक दोस्त की अशद ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात वसीम को बता दी। यार, उस एनजीओ में जाना चाहिए था। सारी बात सुनते ही वसीम ने मुझे मशवरा दिया, चल उठ, अभी चलते हैं। और मेरा दिल भी तो यही चाहता था। मैं उसके साथ चल पड़ा। 20 मिनट में हम इस इमारत के सामने थे, मगर वहाँ तो ताला लगा था। अभी हम ताले को और एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक शख्स हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या बात है जी? आते ही उसने हमसे पूछा। भाई साहब, ये एनजीओ। वसीम ने मेन दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, ये इमारत मुकम्मल ना हो सकी। अगर आपका इरादा यहाँ काम करने का है तो मत करना। बहुत से लोगों को खाया है इस इमारत ने। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उस शख्स को देखा। जब से ये इमारत बनना शुरू हुई, बहुत से मजदूर गायब होना शुरू हो गए। कुछ की तो आज तक खबर ना हुई और कुछ मजदूरों की लाशें पुराने पीपल वाले कब्रिस्तान से मिली। उधर आगे जाए ना तो पीपल वाला कब्रिस्तान आता है। वो बहुत भारी कब्रिस्तान है। कहते हैं कि वहाँ पीपल के दरख्तों में जिन्नात का डेरा है। बात करते करते उस शख्स की आंखें भी फैल गई थी, जैसे वो खौफ महसूस कर रहा था। रात को इस इमारत से किसी औरत की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। रात को तो इधर से कोई गुजरता भी नहीं। वसीम ने शुक्रिया बोला
और फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर वापसी की राह ली। घर आकर माँ को सारी बात का पता चला तो मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा मैं इस रास्ते से ना आया जाया करूं। मैंने भी दिल में इरादा किया कि आज से ही इस बात को भूलने की कोशिश करूंगा, मगर आज भी वो नीली आंखें मुझे बेचैन रखती हैं। मेरी अम्मा के कहने पर सफ़र से निकलने से पहले वुज़ू की आदत और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर फूंकने से मेरी जान तो उससे बच गई, मगर आज भी ये सोच सोच कर मेरे दिलो दिमाग पर दहशत सवार हो जाती है कि अगर वो चुड़ैल मुझे कोई नुकसान पहुंचा देती तो। अब तो मैं बाकायदगी से 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ और साथ ही अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र भी अदा करता हूँ कि जिसके पाक कलाम ने और वज़ू की बरकत ने मेरी हिफाजत की।